प्रश्न 6। अरस्तू के कारणता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। उत्तर संकेतक। सर्वप्रथम भूमिका में कारण की सामान्य परिभाषा दीजिए। तत्पश्चात अरस्तू द्वारा अपने कारणता सिद्धांत के अंतर्गत जो प्रयोजन और कारण में भेद किया गया है उसे बताइए। इसके बाद अरस्तू द्वारा बताए गए 4 कारणों उपादान, निमित्त, स्वरूप और लक्ष्य कारणों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद बताइए कि अरस्तू से पूर्व किसी वस्तु या घटना की उत्पत्ति के मूल में कितने कारणों का उल्लेख मिलता है। इतना बताने के बाद स्पष्ट कीजिए कि अरस्तू का कारणता सिद्धांत वैज्ञानिक कारणता से किस प्रकार भिन्न है। तत्पश्चात यह दिखाइए कि अरस्तू ने अपने 4 कारणों को 2 कारणों में फॉर्म और मैटर में कैसे तथा क्यों परिवर्तित कर दिया। अंत में कारणता सिद्धांत की आलोचना और महत्व को बता दीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। अरस्तू ने मैटर तथा फॉर्म के बीच जो भेद प्रस्तुत किया है वह इनके कारणता सिद्धांत पर ही आधारित है। अरस्तू ने अपने कारणता सिद्धांत के अंतर्गत जिस कारण शब्द का प्रयोग किया है उसका प्रयोग आधुनिक विज्ञान की अपेक्षा एक बड़े ही विस्तृत अर्थ में किया गया है। कारणता सिद्धांत अरस्तू के दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका मूल संबंध तत्वमीमांसा से है। इस सिद्धांत के माध्यम से अरस्तू ने विश्व की व्यापक दार्शनिक व्याख्या करने का प्रयास किया है। अरस्तू ने अपने कारणता सिद्धांत के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रयोजन और कारण में भेद किया तथा बताया कि प्रयोजन में कारण का अंतर्भाव हो जाता है पर कारण में प्रयोजन का समावेश नहीं हो पाता। अरस्तू के अनुसार कारण वह उपकरण है जिसके माध्यम से प्रयोजन जगत के व्यापार को प्रभावित करता है। कारण से किसी घटना के संदर्भ में यह पता चलता है कि कोई घटना कैसे या किस प्रकार घटित होती है। कारण इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता कि कोई घटना क्यों घटित हुई है। इस क्यों का उत्तर प्रयोजन से प्राप्त होता है। अतः अरस्तू का मत है कि किसी घटना विशेष का केवल कारण ढूंढना उसकी यथेष्ट व्याख्या नहीं है। उसकी यथेष्ट व्याख्या प्रयोजन ही कर सकता है। कारण प्रयोजन की सिद्धि का एक माध्यम है जो निहित प्रक्रिया को त्वरित कर देता है। इससे अधिक कारण की कोई विशेष उपयोगिता नहीं है। इसीलिए अरस्तू का मत है कि किसी घटना की समुचित व्याख्या करने के लिए कारण के साथ साथ प्रयोजन की ओर भी निर्देश करना अनिवार्य है। कारण के इस विस्तृत अर्थ को ध्यान में रखते हुए ही अरस्तू ने किसी घटना या वस्तु की उत्पत्ति के मूल में 4 प्रकार के कारणों को सम्मिलित रूप से स्वीकार किया है तथा ध्यान दिलाया है कि किसी एक कारण से कोई घटना या वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। ये 4 कारण हैं उपादान कारण, निमित्त कारण, आकारिक कारण तथा प्रयोजन मूलक कारण। उपादान कारण मटीरियल कॉज से तात्पर्य उस सामग्री या पदार्थ से है जिससे किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। उदाहरणार्थ घड़े के निर्माण के लिए मिट्टी उपादान कारण है। आकारिक कारण फॉर्मल कॉज से तात्पर्य उस प्रतिमान, मॉडल, डिजाइन, संरचना, आइडिया से है जो कर्ता के मन में है तथा जिसके अनुरूप वह निर्माण कार्य कर रहा है। उदाहरणार्थ कुंभकार के मन में जो घट का प्रतिमान है वह आकारिक कारण है। निमित्त कारण एफिशिएंट कॉज से तात्पर्य उन क्रियाओं, साधनों और कर्ता से है जो उपादान सामग्री को आकार प्रदान करते हैं। उदाहरणार्थ कुंभकार तथा उसके उपकरण और क्रियाएं आदि घड़े का निमित्त कारण है। प्रयोजन कारण को लक्ष्य कारण या अंतिम कारण फाइनल कॉज भी कहा जाता है। इस कारण से तात्पर्य उस लक्ष्य या उद्देश्य या प्रयोजन से है जिसकी प्राप्ति के लिए कर्ता द्वारा कर्म किया जा रहा है। उदाहरणार्थ घड़े के प्रतिमान को मूर्त रूप प्रदान करना ही प्रयोजन मूलक कारण है। अरस्तू ने यूनान दर्शन के इतिहास को ध्यान में रखकर बताया कि प्रारंभिक दार्शनिकों ने किसी घटना या वस्तु की उत्पत्ति के संदर्भ में केवल उपादान या निमित्त कारण को ही ध्यान में रखा था। आकारिक कारण का उल्लेख सर्वप्रथम पाइथागोरस ने किया, किंतु
प्रयोजन मूलक कारण का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता। यही कारण है कि किसी घटना की समुचित व्याख्या नहीं हो पाती थी। अतः अरस्तु ने प्रयोजन मूलक कारण का भी उल्लेख किया है। अब यदि अरस्तु के कारणता सिद्धांत पर ध्यान दिया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि यह सिद्धांत वैज्ञानिक कारणता की अवधारणा से एकदम भिन्न है। पहली बात है कि उपरोक्त चारों प्रकार के कारण एक साथ किसी भी निर्माण कार्य में पाए जाते हैं, पर वैज्ञानिक कारणता में पूर्व और पर, प्रारंभिक पश्चातवर्ती का संबंध होता है। पूर्ववर्ती घटना को कारण तथा परिवर्ती घटना को कार्य कहा जाता है। अरस्तु के कारणता सिद्धांत की भांति यहाँ यह नहीं माना जाता कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। वैज्ञानिक कारणता के अंतर्गत जहाँ उपरोक्त मात्र कालिक विचार ही दिखता है, वहीं अरस्तु के कारणता में तार्किक विचार भी देखा गया है। जैसे घट का लक्ष्य भविष्य में रहता है, पर यह घट बनाने में प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रभावशाली रहता है। इसीलिए अरस्तु कारणता सिद्धांत में कारण पूर्ववर्ती घटना ना रहकर भविष्यवर्ती प्रयोजन, उद्देश्य अथवा लक्ष्य ही सभी प्रक्रियाओं का संचालन करता है। अतः कार्य पूर्ववर्ती हो जाता है तथा कारण परिवर्ती घटना हो जाता है। अरस्तु के कारणता सिद्धांत में उपरोक्त चारों कारणों की बात की जाती है, वहीं वैज्ञानिक कारणता के अंतर्गत केवल निमित्त कारण की ही बात की जाती है। अरस्तु ने प्रयोजन पर ही अधिक बल दिया है। जहाँ प्रयोजन पर अधिक बल दिया जाता है उसे उद्देश्य मूलक कारण कहा जाता है। इसकी तुलना में वैज्ञानिक कारण को वर्णनात्मक तथा यांत्रिक, मैकेनिकल कहा जाता है। अरस्तु ने उपादान कारण के अंतर्गत सामग्री या पदार्थ को, निमित्त कारण के अंतर्गत उन क्रियाओं, साधनों तथा कर्ता को जो सामग्री को आकार प्रदान करते हैं, आकारिक कारण के अंतर्गत प्रतिमान को तथा प्रयोजन कारण के अंतर्गत उस उद्देश्य को सम्मिलित किया है जिसकी प्राप्ति के लिए कर्ता द्वारा कर्म किया जा रहा है। अरस्तु के कारणता सिद्धांत के अंतर्गत कालिक के साथ साथ तार्किक विचार भी दिखाई देता है। उनका मत है कि काल की दृष्टि से जहाँ कारण पूर्ववर्ती तथा कार्य परिवर्ती होता है, वहीं तार्किक दृष्टि से कार्य प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रभावशाली रहता है। इसीलिए अरस्तु के कारणता सिद्धांत में कारण पूर्ववर्ती घटना न रहकर प्रयोजन, एंड, ही सभी प्रक्रियाओं का संचालन करता है। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि अरस्तु ने प्रयोजन मूलक कारण को अपने कारणता विचार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। प्रयोजन पर अत्यधिक बल दिए जाने के कारण अरस्तु के कारणता विचार को उद्देश्य मूलक भी कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि अरस्तु और संभवतः प्लेटो के दर्शन में भी प्रयोजन कारण ही सर्वोपरि है। यह प्रत्ययवाद का मुख्य तत्व है कि उद्देश्य की पूर्ति काल के अंत में होती है, पर तार्किकत उद्देश्य प्रारंभ से सभी प्रक्रियाओं का संचालन करता है। अरस्तु की मान्यता थी कि किसी घटना की समुचित व्याख्या तभी की जा सकती है जब उस घटना के संदर्भ में कैसे के साथ साथ क्यों की भी व्याख्या की जाए। यह तभी संभव है जब कारण के साथ साथ प्रयोजन को भी स्वीकार किया जाए। उल्लेखनीय है कि अरस्तु से पूर्व किसी घटना का केवल कारण मात्र ढूंढा जाता था, फलत किसी घटना के संदर्भ में मात्र कैसे की ही व्याख्या हो पाती थी। यही कारण है कि अरस्तु ने बताया कि किसी घटना विशेष का केवल कारण ढूंढना उसकी यथेष्ट व्याख्या नहीं है। उसकी यथेष्ट व्याख्या प्रयोजन ही कर सकता है। कारण प्रयोजन की सिद्धि का एक माध्यम है जो निहित प्रक्रिया को त्वरित कर देता है। इससे अधिक कारण की कोई विशेष उपयोगिता नहीं है। अतः कारण के साथ साथ प्रयोजन की ओर भी निर्देश करना घटना की समुचित व्याख्या हेतु जरूरी है। आगे चलकर अरस्तु ने अपने कारणता सिद्धांत के अंतर्गत 4 मूलभूत कारणों को 2 कारणों में ही समाहित कर दिया, क्योंकि इन्होंने अनुभव किया कि निमित्त आकारिक तथा प्रयोजन मूलक कारण
तीन अलग अलग कारण नहीं हैं, बल्कि ये आकारिक कारण के ही रूपांतरण हैं। अतः अब आकारिक कारण से अलग केवल उपादान कारण ही शेष रह जाता है। इस प्रकार कारणता सिद्धांत के अंतर्गत केवल दो कारण, मूलभूत कारण उपादान तथा आकारिक ही शेष रह जाते हैं। अरस्तु के अनुसार ये दोनों कारण ही किसी घटना या वस्तु की उत्पत्ति के लिए आवश्यक हैं। अरस्तु ने उपादान कारण को मैटर से तथा आकारिक कारण को आकार से संबंधित किया तथा समस्त जगत की व्याख्या की। अरस्तु ने अपने कारणता सिद्धांत का जो उल्लेख किया उसे लेकर दार्शनिकों को कुछ समस्याएं हैं। जैसे अरस्तु का कारणता सिद्धांत आधुनिक विज्ञान की कारणता संबंधी अवधारणा से भिन्न है, क्योंकि अरस्तु की कारणता संबंधी अवधारणा में जहां प्रयोजन पर अत्यधिक बल दिया गया है, वहीं आधुनिक विज्ञान की कारणता संबंधी अवधारणा में एकमात्र निमित्त कारण को ही स्वीकार किया गया है। अरस्तु का कारणता सिद्धांत वैज्ञानिक मान्यता के विपरीत है, क्योंकि अरस्तु का कारणता सिद्धांत विनाश की बात स्वीकार नहीं करता है। अरस्तु के कारणता सिद्धांत के आधार पर कई प्राकृतिक तथा रासायनिक घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती, जैसे भूकंप, सुनामी तथा 0 डिग्री सी पर जल का बर्फ में परिवर्तित होना आदि। इन घटनाओं के संदर्भ में 4 कारणों को खोजना हास्यास्पद है। अरस्तु का कारणता सिद्धांत केवल मानव निर्मित वस्तुओं पर ही लागू होता है। अरस्तु ने आकार तथा मैटर को आदि कारण के रूप में स्वीकार किया है, किंतु इससे किसी भी वस्तु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं हो पाती, क्योंकि आकार और मैटर के संप्रत्यय स्पष्ट एवं सुबोध नहीं है। किंतु उपरोक्त त्रुटियों के बाद भी अरस्तु के कारणता सिद्धांत का महत्व है, क्योंकि इसे आधार बनाकर जगत की गरिमा एवं महत्ता की पुनर्स्थापना की गई है, जो प्लेटो के समय में घट गई थी। कारणता सिद्धांत का महत्व इस दृष्टि से भी कि इसमें वैज्ञानिकता कम तथा दार्शनिकता अधिक है, क्योंकि यहाँ उपादान, निमित्त तथा आकारिक कारण के साथ साथ प्रयोजन मूलक कारण को भी स्वीकार करके कैसे के साथ साथ क्यों की भी व्याख्या करने का भी प्रयास किया गया है। अरस्तु अपने कारणता विचार के अंतर्गत कहते हैं कि किसी भी निर्माण में उपादान, निमित्त, आकारिक तथा प्रयोजन कारण एक साथ पाए जाते हैं, लेकिन आधुनिक कारणता में इसे स्वीकार नहीं किया जाता। यहाँ कारण तथा कार्य में क्रमशः पूर्व तथा अपर का संबंध पाया जाता है। पूर्ववर्ती घटना को कारण तथा परिवर्ती घटना को कार्य की संज्ञा दी जाती है। अन्य शब्दों में यहाँ कारण कार्य के संदर्भ में मात्र कालिक विचार ही दिखाई देता है। वहीं अरस्तु के कारणता विचार में कालिक के साथ साथ तार्किक विचार भी दिखाई देता है। वे इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि काल की दृष्टि से जहाँ कारण पहले तथा कार्य बाद में होता है, वहीं तार्किक दृष्टि से कार्य प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रभावशाली रहता है। इसीलिए अरस्तु के कारणता सिद्धांत में कारण पूर्ववर्ती घटना न रहकर भविष्यवर्ती प्रयोजन, उद्देश्य अथवा लक्ष्य ही सभी प्रक्रियाओं का संचालन करता है। अरस्तु के कारणता विचार में जहां उपरोक्त चारों कारणों की बात की जाती है, वहीं आधुनिक कारणता में केवल निमित्त कारण को ही स्वीकार किया जाता है। अरस्तु द्वारा उपरोक्त चारों कारणों में से प्रयोजन पर अत्यधिक बल दिए जाने के कारण उसके कारणता विचार को उद्देश्य मूलक कारण कहा जाता है। इसकी तुलना में वैज्ञानिक कारणता को वर्णनात्मक तथा यांत्रिक कहा जाता है।